हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़। तो इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास का एक तरफा टॉपिक आदिकाल। तो आदिकाल का रहने वाला है आज सेशन नंबर 3। तो जिसने भी प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन है, भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाले नाभादास की कृति का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रवकाचार, भक्तमाल, वर्ण रत्नाकर या फिर बाहुबली रास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाली नाभादास की कृति का नाम है भक्तमाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डालने वाली नाभादास की प्रसिद्ध कृति का नाम भक्तमाल है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना नाभादास ने लगभग 1585 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में की थी। भक्तमाल में जो है 200 भक्तों के जीवन चरित्र और उनकी महिमा का वर्णन 316 छप्पे छंदों में किया गया है और इसे हिंदी साहित्य में भक्तों के संबंध में लिखा गया पहला व्यवस्थित जीवनी ग्रंथ माना जाता है। इसमें कबीर, सूरदास, मीराबाई और तुलसीदास जैसे महान संतों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संत वाणी संग्रह तथा भक्त नामावली के लेखक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं सरहपाद, देवसेन, ध्रुवदास या फिर पुष्पदंत। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो संत वाणी संग्रह तथा भक्त नामावली के लेखक है ध्रुवदास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, भक्त नामावली के प्रसिद्ध लेखक राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रतिष्ठित संत श्री ध्रुवदास जी है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना 42 लीला के 6ठे अध्याय के रूप में इस ग्रंथ का निर्माण किया था। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्य के इतिहास में हिंदी की पहली रचना का श्रेय निम्न में से किस कृति को दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं श्रवकाचार, मृगावती, कवित रत्नाकर या फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साहित्य के इतिहास में हिंदी की पहली रचना का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि और उसकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को जो है हिंदी की पहली रचना माना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जिसका संपादन 1184 ईस्वी में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कवियों की काव्य रचनाओं के संग्रह कवित रत्नाकर के संपादक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, माता दीन या फिर नाभादास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कवियों की काव्य रचनाओं के संग्रह कवित रत्नाकर के संपादक थे माता दीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न जो है कवित रत्नाकर नामक एक ऐतिहासिक प्राचीन काव्य संग्रह के संबंध में है, ना कि रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध मौलिक रचना कवित रत्नाकर के बारे में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में इस नाम की दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहला है कवियों की काव्य रचना का संग्रह। तो यह है कवित रत्नाकर संवत 1633 से 1576 ईस्वी और लेखक और संपादक इसके है माता दीन मिश्र। और यह जो है शिव सिंह सेंगर के प्रसिद्ध ग्रंथ शिव सिंह सरोज जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था, उससे भी पहले लिखा गया एक ऐतिहासिक कविवृत्त संग्रह है। इसमें माता दीन मिश्र ने अपने समय के 20 प्रसिद्ध कवियों की काव्य रचना का संकलन किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे इतिहासकारों ने अपने इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सरोज से पूर्व की जिन महत्वपूर्ण संग्रह कृतियों का उल्लेख किया है उसमें माता दीन मिश्र का यह कवित रत्नाकर अत्यंत प्रमुख है। और अगला है सेनापति की मौलिक कृति। तो सेनापति की मौलिक कृति भी है वही कवित रत्नाकर जिसका संपादन हुआ था संवत 1706 से 1649 ईस्वी। यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि सेनापति का एकमात्र प्रमाणिक ग्रंथ है जिसमें 5 तरंगे बोले तो 5 अध्याय और 394 छंद है
इसका आधुनिक संपादन पंडित उमाशंकर शुक्ल ने किया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने जो है कबीरदास, रैदास, नावादास आदि संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, धर्मदास, गोकुलनाथ, गुरु गोविंद सिंह या फिर शुक्ल ने। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होना चाहिए था भाई गुरु अर्जुन देव जी, परंतु ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है कबीरदास, रैदास, नावादास आदि संतों की वाणियों का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक रूप से गुरु ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का मूल संपादन और संकलन कार्य सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में किया था। उन्होंने ही पहली बार इसमें कबीरदास, रैदास, नामदेव और बाबा फरीद जैसे संतों की वाणियों को ससम्मान शामिल किया था। परंतु आपके परीक्षा पत्र में जो है विकल्पों में अर्जुन देव का नाम शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है गुरु गोविंद सिंह ही सबसे उपयुक्त और सही उत्तर है। तो अंतिम संकलन और प्रमाणीकरण देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है सन 1705 से 1706 ईस्वी में इस पवित्र ग्रंथ का अंतिम व विस्तारीकरण संकलन तैयार किया था। और उन्होंने जो है अपने पिता और 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी को इस ग्रंथ में जोड़ा और इसे पूर्णता प्रदान की। इसके बाद जो है सन 1708 ईस्वी में उन्होंने ही इस पूरे संकलन को सिखों के शाश्वत और जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब घोषित किया। तो अगला क्वेश्चन है, 20 कवियों की काव्य रचनाओं के संग्रह वर्ण रत्नाकर के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद या फिर ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो 20 कवियों की काव्य रचना के संग्रह वर्ण रत्नाकर के लेखक का नाम है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण रत्नाकर नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ के मूल लेखक ज्योतिरेश्वर ठाकुर है। हालांकि आपके परीक्षा पत्र की शब्दावली 20 कवियों की काव्य रचना के संग्रह में जो है एक मामूली मुद्रण त्रुटि है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। वास्तव में यहाँ कवित रत्नाकर पूछा जाना चाहिए था, जिसे गलती से वर्ण रत्नाकर लिखा गया है। और इस संबंध में दोनों महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण निम्नलिखित है, ताकि परीक्षा में जो है आपका उत्तर गलत ना हो। तो पहला है, यदि यह जो है 20 कवियों के संग्रह के संदर्भ में है तो ये जो है कवित रत्नाकर होना चाहिए, ना कि वर्ण रत्नाकर। तो कवित रत्नाकर जिसका संपादन संवत 1633 से 1576 ईस्वी में हुआ और इसके संकलनकर्ता या फिर लेखक है मातादीन मिश्र। और यह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन कविवृत्त संग्रह है, जिसमें मातादीन मिश्र ने 20 प्रसिद्ध प्राचीन कवियों की काव्य रचनाओं का संकलन किया था। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न इसी विशिष्ट शब्दावली के साथ पूछा जाता है। और अगला है, यदि मूल नाम के आधार पर देखें तो वर्ण रत्नाकर कहा जाएगा। तो वर्ण रत्नाकर के लेखक है ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर जो है ये कोई कवियों की कविताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मैथिली भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध गद्य ग्रंथ है, जिसे विश्वकोश भी कहा जाता है। इसमें कुल 8 अध्याय है, जिसमें तत्कालीन नगर, नायक, ऋतुओं और व्यवस्थाओं का गद्यात्मक वर्णन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि बहुविकल्पीय प्रश्न है तो विकल्पों में मातादीन होने पर वही सही उत्तर होगा। प्रश्न में जो है कवित रत्नाकर की जगह वर्ण रत्नाकर छप जाने के कारण यदि जो है विकल्प में ज्योतिरेश्वर ठाकुर दिया गया हो तो नाम के आधार पर वही सही माना जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, संत कवि गिराविलास में किन कवियों की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन दे रखे हैं, कबीरदास, रैदास, नावादास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी, देवभूषण और गणानंद, केशव, चिंतामणि और बिहारी जी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। संत कवि गिराविलास में जो है किन कवियों की काव्य रचनाएं संकलित है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास, रैदास और नावादास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से विख्यात आदिकालीन कवि कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, पुष्पदंत,
सरहपाद, स्वयंभू या फिर चरपटनाथ। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से विख्यात आदिकालीन कवि कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से विख्यात आदिकालीन कवि है वही स्वयंभू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास दोनों कहा जाता है। इन्होंने जो है अपभ्रंश भाषा में रामायण पर आधारित पौमचर्यू नामक महाकाव्य की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि की तरह राम कथा को अपभ्रंश में प्रस्तुत करने के कारण इन्हें जो है यह उपाधि मिली थी। और अन्य ऑप्शन दे रखे हैं जैसे पुष्पदंत, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महापुराण और जसहर चर्यू है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें जो है भाषा की जड़ कहा है। तो शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। अगला है सरहपाद, इन्हें जो है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि है और इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। अगला ऑप्शन दे रखा है चरपटनाथ। तो ये नाथपंथ बोले तो नाथ साहित्य के प्रसिद्ध 9 नाथों में से एक सिद्ध योगी और कवि है। तो अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि किसे स्वीकार किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं गणेश सिंह वेदी, ब्रज कवि, चरपटनाथ या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य के आदिकाल का पहला कवि जो है ये चरपटनाथ को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नाथ साहित्य बोले तो नाथ पंथ के सुप्रसिद्ध 9 नाथों में से एक योगी चरपटनाथ को हिमाचल प्रदेश के साहित्यिक इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। तो चरपटनाथ का ऐतिहासिक संबंध हिमाचल प्रदेश के चंबा रियासत से है। चंबा के राजा साहिल बर्मन के ये समकालीन और गुरु थे। इन्होंने अपनी वाणियों और काव्यों में स्थानीय बोलियों और जनभाषा का प्रयोग किया, जिसके कारण इन्हें हिमाचल प्रदेश की धरती पर हिंदी साहित्य के आदिकाल तथा पहाड़ी भाषा का पहला कवि स्वीकार किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश विद्वानों के अनुसार निम्न कवियों को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से जो है किसे हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश विद्वानों के अनुसार यहाँ पर जो है पहला कवि वैसे तो सरहपा को माना जाता है, पर वो यहाँ पर ऑप्शन में मेंशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकांश विद्वानों के अनुसार सर्वमान्य मत हिंदी का पहला कवि सरहपा या फिर सरहपाद को स्वीकार किया गया है। चूंकि मुख्य 4 विकल्पों में सरहपा का नाम शामिल नहीं है, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है इस प्रश्न का सही उत्तर स्वयंभू को माना जाएगा। और इसका कारण है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जैसे प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने जो है अपभ्रंश के सबसे पहले कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि माना था। और नेक्स्ट हम विभिन्न विद्वानों के निजी मत देखते हैं। तो पहला है शालीभद्र सूरी। तो शालीभद्र सूरी को जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। अगला है मुंज। तो राजा मुंज को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि माना था। अगला है स्वयंभू। तो स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। और अगला है पुष्पदंत। तो इन्हें जो है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नाम से जो है हिंदी का पहला कवि माना है। और यदि जो है आपके परीक्षा में सरहपा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परीक्षा में जो है सरहपा मेंशन ना हो ऑप्शन में, तो आपको स्वयंभू पे मार्क कर देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।